Hi everyone, welcome back. I hope everyone is safe and healthy. कोरोना पैंडेमिक ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई और उसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज ये सिखाई कि जिनको सीखने और सिखाने का जुनून होता है उनके लिए कोई चुनौती बड़ी नहीं है। ये लर्न ओबीजी विद डॉक्टर वंदना मेरा एक छोटा सा एफर्ट है इसी दिशा की ओर, ताकि हमारे जो मेडिकल पैरामेडिकल स्टूडेंट्स और ओबीजी डिपार्टमेंट में काम करने वाले हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनकी लर्निंग बीच में न रुकने पाए। तो इसी सीरीज में जो आज का सब्जेक्ट मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो है एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉमनली कॉल्ड एज ANCS। तो इसके पहले कि हम एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में जानें, मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट देना चाहती हूँ। आपको शायद पता होगा कि काफी सारे स्टैटिस्टिक्स में ये निकल कर आया है कि इंडिया में हर साल एटलीस्ट 35 लाख बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो प्री टर्म होते हैं, जिन्होंने अपना जेस्टेशनल टर्म पूरा नहीं किया, और इन 35 लाख में से करीब 10% बच्चों को हम खो देते हैं। तो ये जो पूरा एफर्ट है वो इसलिए है कि हम कैसे इन बच्चों की जान बचा सके। तो कुछ इंटरवेंशंस ऐसे होते हैं जो मदर को दिए जाते हैं डिलीवरी से पहले, और फिर एक बार जब एक प्रीटर्म बेबी पैदा हो जाता है तो कुछ इंटरवेंशंस ऐसे होते हैं जो हम बेबी के साथ करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर सेशन है वो केवल एक पर्टिकुलर इंटरवेंशन पे है, एंड दैट इज एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। सो व्हाट इज एंटीनेटल स्टेरॉइड? उससे पहले हम ये समझ लें कि व्हाट इज अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एक नॉर्मल ह्यूमन हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी में एड्रेनल नाम के ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है। इसके बहुत सारे मेडिसिनल फॉर्म्स अवेलेबल हैं जो वैरायटी ऑफ डिजीजेस के ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं, लेकिन ऑब्स्टेट्रिक्स में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, एंड दैट इज इन अ केस ऑफ प्री टर्म लेबर एंड प्री टर्म डिलीवरी। तो ये जो पूरा टॉपिक है इसको मैंने डिवाइड किया है इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दीज, हमारे पास क्या इंडिकेशंस हैं एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को यूज करने के, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, और की मैसेजेस क्या हैं जो इस लेक्चर के बाद आपको याद रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं आती हूं कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड गिवन एक्सटर्नली एज अ मेडिसिन व्हेन गिवन to a mother who we expect is likely to deliver a preterm baby. Preterm baby. Now, who is a preterm baby? As per WHO definition, preterm babies are those babies who are delivered alive before 37 completed weeks. 37 completed वीक्स। 37 कंप्लीटेड वीक्स के पहले जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें बहुत सारी मॉर्बिडिटीज होती हैं जिनकी वजह से उन्हें खतरा रहता है, और उसमें से एक ये है कि उनके जो वेरियस बॉडी ऑर्गन्स हैं वो मैच्योर नहीं होते अपनी मदर के बाहर इंडिपेंडेंटली सरवाइव करने के लिए। तो जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं ऑर्गन इमेच्योरिटी की वजह से, बेसिकली 3 हैं जो सबसे ड्रेडेड होते हैं ऐसे बच्चों में। एक होता है RDS, which we also call as respiratory distress syndrome. Respiratory distress syndrome is a problem that happens in preterm babies क्योंकि उनके lungs immature होते हैं। Similarly, जो दूसरी कॉम्प्लिकेशन है वो है IVH। IVH मतलब इंट्रा वेंट्रिकुलर हेमरेज। हम सबको पता है हमारे ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं, उनके अंदर प्रीटर्म बेबीज में हेमरेज हो जाता है, विच इज कॉल्ड एज IVH या इंट्रा वेंट्रिकुलर हेमरेज। जो तीसरा कॉम्प्लिकेशन देखा गया है वी कॉल इट एज NEC। NEC का मतलब नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस
मतलब इनकी जो इंटेस्टाइन्स हैं उनकी ये बीमारी है। तो जो ये 3 कॉम्प्लिकेशंस हैं ये इस वजह से होते हैं प्रीटर्म बेबीज में, क्योंकि इनके ये 3 ऑर्गन्स ठीक से डेवलप नहीं होते हैं जब वो 37 कंप्लीटेड वीक्स के पहले डिलीवर हो जाते हैं। तो जब हम किसी मदर को एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं तो ये देखा गया है लिटरेचर में कि इन तीनों कंडीशंस की जो प्रेवलेंस है वो कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है? अगर मैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या आरडीएस की बात करूं तो अराउंड 34% इंसिडेंस इसका कम हो जाता है, डिक्लाइन बाय 36%। सिमिलरली अगर मैं इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज की बात करूं तो द डिक्लाइन इज बाय अबाउट 46%। अगर मैं नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस की बात करूं तो द डिक्लाइन इज बाय मोर देन 50%। और अगर ओवरऑल मॉर्टेलिटी की बात की जाए, इफ वी टॉक ऑफ द ओवरऑल मॉर्टेलिटी इन अ प्रीटर्म बेबी, द डिक्लाइन इज मोर देन 30%। अगर हमने मदर को बेबी डिलीवर होने के पहले एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे दिया। सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इंटरवेंशन। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ऐसा क्या करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड कि जब बच्चा पैदा होता है तो ये सारे प्रॉब्लम्स मिनिमाइज हो जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है, जो मदर का प्लेसेंटा होता है उसके थ्रू ये ड्रग्स पहुंच जाते हैं बच्चे के लंग्स में, द फीटल लंग्स। फीटल लंग्स में ये काम करते हैं ऑन एल्वियोलर टाइप 2 सेल्स। प्लेसेंटा के थ्रू ये ड्रग्स पहुंच जाते हैं फीटल लंग्स में और वहां पे ये काम करते हैं ऑन द एल्वियोलर टाइप 2 सेल्स। और ये जो एल्वियोलर टाइप 2 सेल्स हैं इनके अंदर ये फाइब्रोब्लास्ट, न्यूमोसाइट फैक्टर के ऊपर स्टिमुलेशन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से सर्फैक्टेंट का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और ये हम सबको पता है कि जो हमारे लंग्स के अंदर सर्फैक्टेंट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है हमारे लंग्स को एक्सपैंडेड रखने के लिए, ताकि वो कोलैप्स ना हो। जो प्रीटर्म बेबीज होते हैं उनके अंदर सर्फैक्टेंट का प्रोडक्शन एडिक्वेट नहीं होता। तो जब हम किसी मदर को प्रीटर्म डिलीवरी के पहले स्टेरॉइड दे देते हैं तो वो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे के लंग्स में पहुंचता है। वहां पे जो एल्वियोलर टाइप 2 सेल्स होते हैं वहां पर जाकर ये फाइब्रोब्लास्ट न्यूमोसाइट फैक्टर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से जो सर्फैक्टेंट का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। तो जब ऐसा बेबी डिलीवर होता है तो उसके अंदर आरडीएस या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप होने की संभावना कम हो जाती है। साथ ही साथ ये दूसरे ऑर्गन्स को क्विकली मैच्योर करने में भी हेल्प करता है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन of antenatal corticosteroid. Now, what are the preparations that are available in the use for antenatal corticosteroids? हमारे पास जो कॉमन प्रिपरेशंस हैं जिनको हम इसमें यूज करते हैं, पहला है डेक्सामेथाजोन और दूसरा है बीटामेथाजोन। ये दोनों स्टीरॉइड्स हैं जो कमर्शियली अवेलेबल होते हैं। एक होता है डेक्सामेथाजोन, दूसरा होता है बीटामेथाजोन। नाउ व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज कि इसका कौन सा सॉल्ट है जो हमें प्रीटर्म डिलीवरीज में देना है। सो डेक्सामेथाजोन इज सोडियम phosphate and betamethasone should ideally be acetate phosphate. Now, what is the problem? हमारे पास यूजुअली इंडिया में ये वाला सॉल्ट अवेलेबल नहीं है।
हमारे पास जो मिलता है वो होता है बीटा मिथाजोन फॉस्फेट या बीटा मिथाजोन सोडियम फॉस्फेट। तो जो कॉमनली हमें ड्रग यूज करनी चाहिए एज पर गवर्नमेंट रिकमेंडेशंस इज डेक्सामेथाजोन सोडियम फॉस्फेट। इसके दो फायदे हैं, एक तो ये कॉस्ट वाइज भी थोड़ा कम होता है, दूसरा ये हायर टेम्परेचर्स पे ज्यादा स्टेबलाइज रहता है। तो आपको इसे स्टोर करने के लिए कोई अलग से मैकेनिज्म बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो सेशन है इस पे मैं मेन डिस्कशन करूंगी आपके साथ डेक्सामेथाजोन पे। बट अगर आपके पास डेक्सामेथाजोन नहीं है तो आप बीटा मेथाजोन फॉस्फेट को भी दे सकते हैं। नाउ हाउ डू वी गिव डेक्सामेथाजोन एंड बिफोर दैट व्हाट आर द इंडिकेशंस। इंडिकेशंस मतलब हमें किन किन मरीजों को ये देना है। पहला, एनी मदर who comes to you with preterm labor. Preterm labor, true labor pains की suggestive history है और जब हमने एग्जामिन किया तो उसको 20 मिनट में 4 कंट्रैक्शंस कम से कम आ रहे हैं ऑन पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन, या हर घंटे में कम से कम 8 कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। इसका मतलब इसको लेबर पेन एस्टैब्लिश हो गया है। जब हम परवजाइनम एग्जामिनेशन करते हैं तो अ सर्वाइकल डायलेटेशन ऑफ मोर देन 1 सेंटीमीटर एंड मोर देन 80% इफेसमेंट इज इंडिकेटिव ऑफ लेबर पेन। सो 4 contractions every in 20 minutes और 8 contractions in 1 hour। पीवी फाइंडिंग में ये हो गई आपकी पर एब्डोमेन, जब आप मदर के पेट पे हाथ रखते हो पीवी में मिलेगा सर्वाइकल डायलेटेशन मोर देन 1 सेंटीमीटर एंड इफेसमेंट ऑफ 80% इफेसमेंट। तब हम कहते हैं कि ये लेबर पेन एस्टैब्लिश हो गया है। सो वन ऑफ द इंडिकेशंस फॉर एंटीनेटल स्टेरॉइड इज एस्टैब्लिश्ड प्रीटर्म लेबर। दूसरा जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, PPROM, प्रीटर्म प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ, मेम्ब्रेन्स रप्चर हो गए, एमनियोटिक फ्लूइड ड्रेन आउट होने लगा। नाउ दिस इज अ मदर हु हैज अ PPROM। तो एंटीबायोटिक कवरेज के साथ एक और इंटरवेंशन जो हमने डिस्कस किया था वो था एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तीसरा इंडिकेशन एंटीपार्टम हेमरेज, कॉमनली कॉल्ड एज APH, एंटीपार्टम हेमरेज। जैसे प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्शियो प्लेसेंटा। आपके पास कोई मदर है जिसको डिलीवरी से पहले ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई एंड दिस ब्लीडिंग इज हैपनिंग इन अ प्रीटर्म मदर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज एंटीपार्टम हेमरेज। कॉज कैन बी प्लेसेंटा प्रीविया भी हो सकता है और एब्रप्शन भी हो सकता है। प्लेसेंटा प्रीविया मतलब इट इज अ लो लाइन प्लेसेंटा एंड एब्रप्शन मतलब प्लेसेंटा तो अपनी जगह पे था लेकिन सेपरेट हो गया। दोनों ही केसेस में जो मदर है वो ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करती है बिफोर डिलीवरी। सो ऐसे केसेस में हम देते हैं डेक्सामेथाजोन। एंड फोर्थ, इन अ केस ऑफ सीवियर प्री-एक्लैम्शिया। सीवियर प्री-एक्लैम्शिया में क्यों? क्योंकि जब मदर को सीवियर प्री-एक्लैम्शिया डेवलप हो जाता है तो हम उसको विद इन 24 आवर्स डिलीवर करा देते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द मदर एंड द बेबीज हेल्थ। तो ये 4 सबसे कॉमन इंडिकेशंस हैं फॉर एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या
सारे प्री टर्म बेबीज की मदर्स को हम ये दे दें जिनको भी प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि प्री टर्म तो 37 कंप्लीटेड वीक्स के पहले ही काउंट हो जाता है। नो, द gestation age in which you have to give antenatal corticosteroid is between 24 to 34 weeks। ये याद रखिएगा। 24 वीक्स के पहले इसका रोल नहीं है, क्योंकि 24 वीक्स के पहले हम बहुत कम चांसेस होते हैं कि बच्चे को सरवाइव करवा पाएंगे अगर वो डिलीवर हो जाता है, और 34 वीक्स के बाद इसकी जरूरत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि इसके एलएमपी में कुछ डाउट है या इसकी डेट्स इसके एलएमपी के साथ जो ये बता रही हैं और जो हमें समझ में आ रहा है उसमें कुछ मिसमैच है, तो आप हमेशा उसको दे सकते हो। लेकिन जो इंडिकेशन है वो बेसिकली 24 टू 34 वीक्स का ही है। अगर बच्चा 34 वीक्स और 37 वीक्स के बीच में डिलीवर होता है तो उसको एंटीनेटल स्टेरॉइड की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर लंग मैच्योरेशन। तो जेस्टेशनल एज 24 वीक्स टू 34 वीक्स के बीच में अगर मदर को प्री टर्म लेबर डेवलप हो जाता है, जैसा कि मैंने बोला पर एब्डोमेन आपको कॉन्ट्रैक्शंस मिलने लगते हैं, पीवी में सर्वाइकल चेंजेस मिलने लगते हैं, तो हम मदर को एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देते हैं। अगर मदर को पीपीआरओएम डेवलप हो जाता है बिटवीन 24 टू 34 वीक्स, तो हम उसको एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देते हैं। अगर कोई मदर है जिसको 24 से 34 वीक्स के बीच में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो हम उसको एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देते हैं। अगर कोई मदर है जिसको 24 टू 34 वीक्स के बीच में सीवियर प्री एक्लैम्सिया डेवलप हो जाता है, तो हम उसको एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देते हैं। तो ये तो हो गए उसके इंडिकेशंस। नाउ व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, मतलब आप किसको नहीं देंगे। एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का सिर्फ एक ही मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशन है, एंड दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेशन फ्रैंक कोरियो एमनियोनाइटिस। फ्रैंक कोरियो एमनियोनाइटिस, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जब लीकिंग स्टार्ट हो जाती है प्री टर्म प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स की वजह से, तो चांसेस हैं कि इन्फेक्शन यूट्रस तक पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से मदर को कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं और कुछ साइंस होते हैं जो हम एलिसिट करते हैं। सिम्टम्स जैसे फीवर आने लगेगा, वो लोअर एब्डोमिनल पेन कंप्लेन करने लगेगी, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज बताने लगेगी। जब हम एग्जामिन करेंगे तो उसे लोअर एब्डोमिनल टेंडरनेस मिलेगी, मदर को टैकीकार्डिया मिलेगा और बच्चे का फीटल हार्ट बीट हाई मिलेगा। उसके साथ साथ हमें फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज और हॉट वेजाइना मिल सकता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं, दीज आर इंडिकेटिव ऑफ फ्रैंक कोरियो एमनियोनाइटिस। तो अगर कोई मदर 24 टू 34 वीक्स के बीच में विद फ्रैंक कोरियो एमनियोनाइटिस आती है, तो हम उसको स्टेरॉइड नहीं देते, नहीं तो ये इन्फेक्शन और फ्लेयर अप हो जाएगा एंड इट विल टेक द फॉर्म ऑफ फ्रैंक सेप्टिसीमिया। Okay, so the main contraindication is only frank chorioamnionitis। कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि क्या डायबिटिक मदर को दे सकते हैं अगर वो 24 टू 34 वीक्स के बीच में डिलीवर हो रही है, क्या हाइपरटेंशन की मदर्स को दे सकते हैं, क्या प्री एक्लैम्सिया की मदर्स को दे सकते हैं। द आंसर इज यस, बस आपको उन्हें क्लोजली मॉनिटर करना है। जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो सिर्फ एक ये है। इसके अलावा जो एक दो कॉन्ट्राइंडिकेशंस और हैं वो ये कि अगर इंट्रा यूट्राइन डेथ हो चुकी है बच्चे की, तो स्वाभाविक सी बात है, जब फीटल हार्ट एब्सेंट हो चुका है, ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड हो चुका है कि बच्चा इंट्रा यूट्राइन डेथ है, तो उसके मदर को स्टीरॉइड देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये बच्चा स्टिल बर्थ होगा एंड द जेस्टेशन भले ही 24 टू 34 वीक्स के बीच में हो। इसके अलावा अगर कोई ग्रॉस फीटल एनॉमली है, कोई ग्रॉस फीटल एनॉमली है जो कि लाइफ के साथ कंपैटिबल नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल एनेनकेफेली, तो भले ही वो 24 टू 34 वीक्स के बीच में डिलीवर हो रहा हो, बट वैसे मदर्स को हम स्टेरॉइड नहीं देंगे, क्योंकि वी डोंट एक्सपेक्ट द बेबी टू सर्वाइव आफ्टर
he or she is born. So the contraindications for antenatal corticosteroid are these. Now how do we give them? इसको दिया कैसे जाता है? तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया, we will give dexamethasone. Dexamethasone is given 6 milligrams. It is given every 12 hourly. It is given for a total of 4 doses and it is given intramuscular IM. 6 mg देना है, 12-12 घंटे में देना है, 4 डोजेस देनी है और इंट्रामस्कुलर देना है. ओके, इंट्रामस्कुलर याद रखिए हमेशा. अब जो इंजेक्शन का प्रेफरेबल रूट है दैट इज द एंटेरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड थाई. मान लीजिए ये मदर का पैर है, ये नी जॉइंट है, ये थाई है, तो इसका जो एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड थाई, यहां पर हम मदर को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं ताकि यहां पे मसल्स काफी अच्छे स्ट्रेंथ में होती हैं. जब इसके अंदर इंजेक्शन दिया जाता है तो ट्रॉमा और पेन दोनों कम होते हैं. तो जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज इंट्रामस्कुलर इन द एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड थाई. अब इसको जब आप देखोगे नॉर्मली हमारे पास जो वायल्स आते हैं डेक्सामेथासोन के, वो होते हैं 8 mg in 2 ml और हमें देना है 6 mg. तो हम क्या करते हैं, हम इसको देते हैं करीब 6 mg फ्रॉम दिस, तो ये हो जाता है 1.5 ml. ठीक है, 2 ml का हमारे पास वायल आता है, उसमें 8 mg होता है, तो जब हम 1.5 ml देते हैं तो इट बिकम्स इक्विवेलेंट टू 6 मिलीग्राम्स. तो इस तरीके से ये 4 डोजेस लगाई जाती है. अब मान लीजिए आपके पास कोई क्लाइंट आई जो एडवांस्ड प्रीटर्म लेबर में है, मतलब ऑलरेडी वो 8 सेंटीमीटर डायलिटेशन में है, जेस्टेशनल एज 24 to 34 वीक्स ही है और वो एडवांस्ड लेबर में है, 8 सेंटीमीटर डायलिटेशन, मतलब हमें ये लग रहा है कि अगले 2-3 घंटे में ये डिलीवर हो जाएगी. तो क्या स्टेरॉइड दे सकते हैं? द आंसर इज यस, आपको स्टेरॉइड देना चाहिए, क्योंकि आइडियली देखा ये गया है कि ये जब 4 डोजेस हम कंप्लीट कर देते हैं तो इसका इफेक्ट आता है 24 आवर्स आफ्टर द लास्ट डोज एंड वो रहता है करीब 7 दिन तक. ठीक है, जब आपने लास्ट डोज लगा दी उसके 24 घंटे बाद से इसका मैक्सिमम इफेक्ट आना शुरू होता है और ये रहता है करीब 7 दिन तक. लेकिन अगर आप एक डोज भी डिलीवरी के पहले दे पा रहे हो तो वो बच्चे के लिए बेनिफिशियल होगा. तो भले ही आपकी क्लाइंट इमिनेंट डिलीवरी में आ रही हो, आप उसको एंटीनेटल स्टेरॉइड लगा दीजिए. जैसे प्लेसेंटा प्रीविया अगर ब्लीड कर रहा है और आप उसको इमीडिएटली सिजेरियन सेक्शन के लिए शिफ्ट कर रहे हैं तो भी आप उसको एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं इन द मीन टाइम दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिजेरियन सेक्शन. सिमिलरली इन ए केस ऑफ एब्रप्शियो प्लेसेंटा, कहने का मतलब भले ही आपको लगता है कि डिलीवरी इमिनेंट होने वाली है, पर हम सारी मदर्स को एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड लगा के ही डिलीवर कराते हैं इफ दे आर बिटवीन 24 to 34 वीक्स. लग पाएगी सिर्फ एक ही डोज, बट एटलीस्ट वो एक डोज भी लगाना अच्छा होता है. सो नाउ दिस इज अबाउट द डोज ऑफ डेक्सामेथासोन. अब क्या हमको ये पूरा कोर्स रिपीट करने की जरूरत है? मतलब हमने 6-6 मिलीग्राम करके उनको 4 डोज कंप्लीट कर दिया. ठीक, प्लेसेंटा प्रीविया थी फॉर एग्जांपल और वो ब्लीड करती हुई आई, हमने उनको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे अपने हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया, हमने उनका 4 डोज पूरा कंप्लीट करा दिया और जो मदर है उसकी ब्लीडिंग स्टॉप हो गई. तो अभी हम उनको डिलीवर नहीं करा रहे, हम वॉच कर रहे हैं, मदर और बच्चे दोनों को. हम बच्चे को उसके टर्म तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. तो क्या अब इसको दोबारा कभी ऐसा कोर्स रिपीट करना पड़ेगा अगर वो 34 वीक्स के पहले ही डिलीवर होने लगे कभी? देयर इज समथिंग दैट वी कॉल एज रेस्क्यू
रेस्क्यू कोर्स। रेस्क्यू कोर्स क्या होता है? रेस्क्यू कोर्स ये होता है कि आपने एंटिसिपेट किया था कि ये मदर डिलीवर हो जाने वाली है बिटवीन 24 टू 34 वीक्स में। आपने उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड शुरू किए, 4 डोजेस कंप्लीट कर लिए, बट तब तक मदर डिलीवर नहीं हुई है एंड द प्रेगनेंसी इज स्टिल कैरिंग ऑन। तो अगर ये इफेक्ट, जैसा मैंने आपसे कहा, मैक्सिमम इसका इफेक्ट रहता है 7 दिन तक। देखा ये गया है कि अगर रिपीटेडली आप स्टेरॉइड देते रहो तो वो हार्मफुल है। ऐसा नहीं है कि आप बार बार स्टेरॉइड देते रहेंगे तो उसका कुछ एडिशनल बेनिफिट है, लेकिन देयर इज समथिंग दैट इज कॉल्ड एज अ रेस्क्यू डोज। मतलब अगर पिछला लास्ट इंजेक्शन जो चौथा डोज था उसको दिए 14 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, इट हैज बीन मोर देन 14 days since you gave the last and the 4th dose of steroid and you expect कि ये मदर अब अगले 7 दिन के अंदर डिलीवर हो जाएगी। मोस्टली ये केसेस जो हमें मिलते हैं ये प्लेसेंटा प्रीविया में मिलते हैं, जिनको हम क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखे रहते हैं। ठीक है, वो ऑफ एंड ऑन ब्लीड करते रहते हैं, हम उनको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे हॉस्पिटलाइज करके उनको सेफ डिलीवरी के लिए रखे रहते हैं। तो अगर उनके लास्ट डोज को हुए 14 दिन से ज्यादा बीत गया है और हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अगले 7 दिन के अंदर ये बेबी डिलीवर होगा, बट वो अभी 34 वीक्स के नीचे ही डिलीवर होगा, देन यू कैन गिव 1 रिपीट डोज ऑफ एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। सो दिस इज कॉल्ड एज अ रेस्क्यू कोर्स। नाउ देयर आर सम की पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, एंड व्हाट आर दोस? अक्सर जब मैं ट्रेनिंग्स लेती हूँ तो मुझसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम अगर मल्टीपल जेस्टेशन है तो मतलब सिंगल बच्चा नहीं है, ट्विंस हैं, ट्रिपलेट्स हैं, तो क्या हमें उस हिसाब से डोज चेंज करनी है? द आंसर इज नो। ओके, मदर को डोज वही लगेगी, बच्चे चाहे एक हो, चाहे ट्विंस हो, चाहे ट्रिपलेट्स हो। द डोज विल रिमेन एज डेक्सामेथासोन 6 milligrams 12 hourly, 4 doses IM in the anterolateral aspect of the thigh। दूसरा सवाल एक जो कॉमनली आता है कि क्या कोई ओरल स्टीरॉइड भी है जो दिया जा सकता है? द आंसर इज अगेन नो। ओरल स्टीरॉइड्स हमें नहीं देने चाहिए। इट इज ऑलवेज इंजेक्टेबल डेक्सामेथासोन विच इज गिवन टू द मदर। तीसरा सवाल ये भी आता है कि मैम मेरे यहाँ एक बहुत अच्छा निकू है जिसके अंदर प्रीटर्म बेबीज के लिए सर्फैक्टेंट थेरेपी अवेलेबल है, तो भी क्या ऐसी मदर्स को हमें एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने की जरूरत है? द आंसर इज यस। जब आप मदर को एंटीनेटल स्टेरॉइड्स देते हो तो आप बच्चे की लंग मैच्योरिटी का काम शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब वो बच्चा डिलीवर होता है और वो निको जाता है एनआईसीयू में, तो वहां पे जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड वो उसको सर्फैक्टेंट थेरेपी दे सकते हैं। बट जो ऑब्स्टेट्रिक यूनिट है, अगर वो किसी लाइव बच्चे को 24 टू 34 वीक्स के बीच में डिलीवर करवा रहे हैं तो उन्हें हमेशा एंटीनेटल स्टेरॉइड कवरेज देना चाहिए। इसमें जो लास्ट पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी वो ये कि जो हमारे हेल्थ वर्कर्स पेरिफ्रीज में काम कर रहे हैं, जिनके पास ऐसी सुविधा नहीं है कि अगर कोई प्रीटर्म बच्चा आए तो उनके पास उसको मैनेज करने के लिए एक अच्छा सा नियोनेटल केयर यूनिट हो, तो हमेशा उन्हें ऐसी मदर्स को इनिशियल फर्स्ट डोज ऑफ डेक्सामेथासोन लगाकर रेफर कर देना चाहिए टू अ हायर सेंटर, जहां इन यूट्रो बच्चा, इन यूट्रो मतलब बच्चा मदर के यूट्रस में ही रेफर हो रहा है, टू अ सेंटर जहां पे नियोनेटल केयर यूनिट अवेलेबल है जो कि उसको केटर कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी फील्ड में काम करने वाले एनएम हो या किसी लोअर लेवल फैसिलिटी पे पोस्टेड कोई स्टाफ नर्स या कोई आप डॉक्टर हैं जो कि एक पीएचसी पे काम कर रहे हैं जहां पे हमारे पास कोई एलैबोरेट नियोनेटल मैकेनिज्म नहीं है प्री टर्म बच्चों को मैनेज करने का, और आपके पास एक महिला प्री टर्म लेबर में आती है या पीपीआरओएम में आती है या ब्लीड करती हुई प्लेसेंटा प्रीविया आती है, आपको फीटल हार्ट मिल रहा है, आप एंटीपार्टम हेमरेज ड्यू टू एब्रप्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको फीटल हार्ट मिल रहा है, या सीवियर प्री एक्लैम्शिया है और आपको फीटल हार्ट मिल रहा है, तो आप ऐसे केसेस को हमेशा
24 टू 34 वीक्स के बीच में अगर हैं तो डेक्सामेथासोन 6 मिलीग्राम की स्टार्ट डोज लगा के उनके रेफरल स्लिप पर लिख के उनको हायर सेंटर में रेफर करिए जहां पर नियोनेटल केयर की सुविधा उपलब्ध हो, ताकि जब वहां पे वो लेबर रूम में जाए और वहां के ऑब्स्टेट्रिक केयर में आए तो उन्हें पता हो कि एक डोज ऑलरेडी मिल चुकी है और वो केस के अकॉर्डिंग फिर उसको आगे 4 डोजेस के लिए मैनेज करे या डिलीवर कराए, डिपेंडिंग ऑन द condition of the mother and the condition which is she is presenting with. So this is in brief about antenatal corticosteroids. Subsequent lectures में हम डिटेल में बात करेंगे on preterm labor and preterm babies also. जो next topic हमारा होगा that will be calculation of EDD and gestational age based on LMP, based on per abdomen examination and its correlation with the ultrasound findings. Till then, keep watching Learn OBG with Dr. Vandana. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्रेस द बेल आइकन, लाइक, शेयर एंड कमेंट. Thank you so much. To get more updates, subscribe to our channel and hit the bell icon.